कप्तान यानी लीडर, ये विजन का खेल है। सभी खिलाड़ियों की मजबूती कमजोरी को जानने समझने और उसे मैदान पर जीत के लिए इस्तेमाल करने का हुनर है कप्तानी। अब आइए जिले में विकास में जिनका सबसे बड़ी योगदान होता है, हम जिले के विकास के कप्तान की बात करते हैं। और कई जिलों की झोली में जिन्होंने विकास का वर्ल्ड कप दिलाने के रूप में कप्तान के रूप में स्वयं को साबित किया है, ऐसे मुरादाबाद के नाबागा जिलाधिकारी को मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी के लिए, उनके मंच तक आने तक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ट्रिलियन ट्रैकर में। सर, नया जिला, नई जिम्मेदारी, कैसा लग रहा है? आइडियाज़ नए, खुश तो काफ़ी होंगे सर। सबसे पहले यहाँ बैठे हुए हमारे सभी बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनको नमस्कार। क्योंकि लगातार 1 घंटा प्रतीक्षा की और 1 घंटे से लगातार अच्छे से सुन रहे हैं, तो सुरेश जैन साहब और अक्षत को मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए हैं और कर रहे हैं आगे। देखिए, जब भी कोई नए जनपद में आता है, पदस्थापन होता है, तो 2 तरह की बातें होती है। एक, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो हमेशा प्राथमिकताएं बनी रहती हैं, लेकिन कुछ उस जनपद विशेष की समस्याएं होती है, उसकी विशेषताएं होती है, उसके अनुसार चलना होता है। तो नए जनपद में आने के बाद एक संतुलन होता है कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनको कंटिन्यू करना और कुछ कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, ताकि भविष्य में वो चीज़ें प्रमुख आधार बने यहाँ का। सर, एक फिल्मी डायलॉग है कि अभी हाथ की मेहंदी सूखी भी नहीं थी। उसी तर्ज पर आपके लिए कहा जाता है कि आप नए ज़िले में पहुँचते नहीं हैं, सामान अनपैक करते नहीं हैं, लेकिन काम शुरू कर देते हैं और दफ्तर पहुँच जाते हैं। अभी जैसे मुनिराज सर ने बताया कि प्रशासन और पुलिस के लोग 24/7 रेडी रहते हैं। जैसे ही हमारा स्थानांतरण होता है, हम उसी समय कलम छोड़ देते हैं। कोई किसी की ACR वगैरह है, साइन करने हैं तो वो साइन होती है, अदरवाइज़ तत्काल 24 आवर्स के अंदर ज्वाइन भी करना होता है। तो जैसे मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो तत्काल मैंने जनपद मुरादाबाद ज्वाइन किया, और आने के बाद सबसे पहला कार्य होता है कि उस जनपद को समझना। उसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है फील्ड विजिट। तो मैं और कप्तान साहब, एक संयोग भी है और मेरा सौभाग्य भी है कि संभल के जो कप्तान थे के बिश्नोई, वो मेरे सर्विस में आने से पहले के फ्रेंड भी थे और छोटे भाई की तरह था वो, और सतपाल भी मेरे बैचमेट हैं। तो अब हम दोनों लोग मिल करके पूरे जनपद में भ्रमण कर रहे हैं और जनपद को निकटता से गांव में जा कर के, शहर के लोगों से मिल करके और इंटरेक्शन के द्वारा, संवाद के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमेशा एक बात करते हैं कि जो संवाद है वो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है समझने का और समाधान का। सर, मुरादाबाद में आपके आने के बाद से क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है? और क्योंकि प्लानिंग तो आप जैसे ही ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है आप शुरू कर देते हैं जिस ज़िले में आप जाने वाले होते, तो क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे मुरादाबाद में? 2 तरह की चीज़ें रहेंगी। एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताएं हैं, जैसे जन सुनवाई। प्रत्येक परिवार में, मोहल्ले में, गली में, गांव में, नुक्कड़ में कोई ना कोई समस्या होती है। उस समस्या को लेकर के सब लोग चिंतित भी होते हैं और उसके समाधान के लिए चाहे ऑनलाइन IGRS सिस्टम हो या प्रत्येक दिन 10 से 12 जो जन सुनवाई हम अपने ऑफिस में करते हैं, और इसके साथ साथ तहसील दिवस होता है प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को, और द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस होता है। और उसके बाद भी यदि आवश्यकता है तो कोई भी हमसे मिल सकता है, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकता है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोर है वही हमारा है कि जन सुनवाई करके एक एक व्यक्ति की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का प्रयास करना। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय 4 शब्द बोलते हैं, उसमें से एक यहाँ पे भी लागू होता है, युवा। वो कहते हैं कि 4 वर्ग हमारे देश में होने चाहिए, एक किसान, दूसरे युवा,
तीसरे निर्धन और चौथे महिला। यदि इन चारों पर हम ध्यान दे देंगे तो इस देश को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात करें तो वो दो विशेष बात करते हैं कि यदि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो हमारी जो नारी शक्ति है वो सुरक्षित रहेगी, और इसके साथ साथ जो व्यापारी है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि शांति में ही व्यापार फलता फूलता है, उद्योग धंधे आगे आते हैं। इसीलिए 2027 तक जो लक्ष्य है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का यूपी का है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पूरे भारत का है। तो हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से इन दो चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और तीसरी बात, हमने प्लास्टिक की बोतल हटा दी है। ये जो बोतल है ये ग्लास की बोतल है। अब होता क्या है कि जब किसी के कैंसर होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो न पान खाता था, बीड़ी गुटखा जर्दा कुछ भी नहीं खाता था, तो भी मुझे कैंसर कैसे हो गया। लेकिन उसे नहीं पता है, वो ये तो नहीं खा रहा है, लेकिन वो दिन रात प्लास्टिक को खा भी रहा है, पी भी रहा है। क्योंकि जितने पैक्ड फूड आते हैं वो सारे के सारे उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो प्लास्टिक से ढके रहते हैं। किसी न किसी रूप में माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है और वो माइक्रो प्लास्टिक इम्यूनिटी भी डाउन करता है और वो कैंसर का भी कारक होता है। और आप सभी के पास मोबाइल तो है ही, एक सर्च करिएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च और आगे लिखिएगा 2.4 लाख माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल इन 1 लीटर बोतल। आप सोच के देखिए, 1 लीटर पानी में हम 2.5 लाख के आसपास माइक्रो प्लास्टिक लेते हैं। सबसे बड़ी बात, उस बोतल पे लिखा होता है कि इसको कूल प्लेस के अंदर रखना है, और ये बोतल जब निकलती है तब गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है। और जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक उनकी विशेषता होती है कि जितनी बार गर्म होगा उतनी बार प्लास्टिक पिघलेगा और उतनी बार वो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाएगा। तो चाहे आप कोई भी नशा नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे ये जो कैंसर की बीमारी है, पहले हम देखते थे कि गांव में बड़ी मुश्किल से कोई एक रोगी मिलता था, शहर में कोई बड़े मुश्किल से 2-4 रोगी होते थे कैंसर के। आज देखिए हर गली में, मोहल्ले में, गांव के अंदर कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? यही माइक्रो प्लास्टिक। यही हमारी प्लास्टिक की टंकी से होता है, यही हमारे जो किचन में प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए उनसे होता है, और यही हमारे पानी की पीने की बोतल से होता है। तो यहाँ बच्चे हैं सारे, यंग हैं सारे, तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि प्लास्टिक की बोतल को टिपिकली नो कहें। दूसरा, मैंने एक कार्य शुरू किया। आपने कहा कि क्या शुरू कर रहे हैं, तो मैं फिर दोनों तीनों बता देता हूँ। एक पुष्प और एक पुस्तक अभियान। आपने देखा होगा बुके कितने रुपए का आता है, बताइए? एक बुके जो आप लेते हैं, पुष्प गुच्छ लेते हैं, वो कितने का आता है? सर कम से कम 500 800। आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में 800 से कम नहीं आता। यहाँ यदि हम शुरू करें तो 300-400 से लेकर 1500-2000 तक आता है। और एक बुक कितने की आती है? कोई नोवेल लेते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी कुछ लेते हैं, सर 500 से 600 रुपए। ठीक है, तो सस्ती कौन सी है दोनों में? सर बुक ज्यादा सस्ती है। सस्टेनेबल कौन है दोनों में? बुक। क्योंकि एक बार बुक यदि आप आई, किसी के साइन हुए कि ये आज मिले और इन्होंने पुस्तक मेरे को भेंट की, तो वो आजीवन बनी रहती है। 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष आप भी पढ़ते हैं, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ती है, आपके परिवार के लोग, मित्रगण, आसपास के लोग सभी पढ़ सकते हैं। यदि लाइब्रेरी में रख देंगे तो सब लोग आके पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जो बुके है उसके स्थान पे बुक दी जानी चाहिए, और जो पुष्प गुच्छ है उसके स्थान पे एक पुस्तक दी जानी चाहिए। तो हमें रिप्लेस करना है ये जो बुके कल्चर है। और बुके में 2 चीज़ और होती है। एक तो आजकल ओरिजिनल जो फ्लावर्स हैं उसके बुके तो खत्म ही हो गए हैं, प्लास्टिक के बुके शुरू हो गए हैं, और जो बुके होता है उसके चारों ओर भी प्लास्टिक लिपटा होता है। और कल बात कर रहे थे, सामान्य रूप से जो प्लास्टिक होता है वो डिसइंटीग्रेट 5 करोड़ वर्ष में होता है। कितने वर्षों में? और आप पैदा कर रहे हैं, और 5 करोड़ तक ये धरती माता इसको भुगतेगी। यानी आपने जो गड़बड़ की है उसका परिणाम धरती को भुगतना होगा। अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं? प्लास्टिक का प्रयोग खूब करिए, या उसको नो कह के हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक की ओर या बुक की ओर जाएं। और ये जो ग्लास है
या हमारी स्टील की बोतल है या मेटल की बोतल है, उसका हमेशा यूज़ करें। वो एक बार ले लेंगे तो 2, 4, 5, 6 साल तक जाती ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ें एक कार्यालय के रूप में और इन जनरल युवाओं के बीच में मैं चाहूँगा। तीसरा काम और शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं और कप्तान साहब हम यात्रा करने वाले हैं इस सिटी की। सिटी में कंजेशन बहुत है, तो हम चाहते हैं कि एक राइड टू ट्रैवल फॉर मुरादाबाद सिटी एक यात्रा करेंगे इस सप्ताह, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 5 दिन लगातार, और 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन हम भ्रमण करेंगे और कहाँ कंजेशन है, कहाँ एनक्रोचमेंट है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसमें हमारी सारी टीम रहेगी, निगम की रहेगी, प्राधिकरण की रहेगी, हाइड्रल की रहेगी और ट्रांसपोर्टेशन की रहेगी, सब टीम्स रहेगी। और एक बार हम एनालाइज करेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ खड़े होकर के, लोगों के साथ चल के यहाँ की समस्याओं का ज़मीन पर हम समाधान करें। तो अभी तो ये चीज़ें हमने सोची है और अभी तो मुझे 15-16 दिन आए हुए हैं, और भी कुछ नई चीज़ें होंगी तो मैं आकर के करूँगा। सर, एक और बात है जिसको लेकर आपका जिक्र होता है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और उसमें आपने काम भी काफ़ी किया है। संभल की बात करें तो वहाँ पर आपने कई प्राइवेट स्कूलों को बंद भी करवाया है। शिक्षा मेरे हृदय से जुड़ा हुआ विषय है, मेरी हॉबी है शिक्षा। मैं इस सेवा में आने से पहले भी शिक्षक था, और कभी कभी मैं मजाक में कहता भी हूँ कि इस सेवा से जाने के बाद भी मैं शिक्षक ही बनना चाहूँगा। दूसरा, शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भविष्य का निर्माण करता है, और कहते हैं कि शिक्षक की गोद में, चाणक्य ने कहा था ऐसा, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। तो शिक्षक चाहे तो विद्यार्थी बहुत कुछ बन सकता है, और यदि शिक्षक चाह ले तो उस विद्यार्थी को नष्ट भी कर सकता है। तो शिक्षा में काम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई है, चाहे उसमें प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो, या हमारी खाना हो, भोजन हो, छत हो, ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे जो आवश्यक है वो प्राइमरी एजुकेशन है। और हमने संभल में भी काम किया था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है PM श्री। क्या नाम है उसका? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्कूल तय किए गए हैं। कुल जो 16 स्कूल थे वो संभल में थे, यहाँ कुल 15 स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं। हम उन स्कूल को ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसे भी क्या गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं क्या। यदि आपको लगे कि ऐसा कोई स्कूल हो सकता है या असंभव है, तो पड़ोस में हमने कुल 16 स्कूल तैयार किए हैं, लेकिन आपके बॉर्डर के ऊपर, मुरादाबाद बॉर्डर पे एक गांव है इटायला माफी। इटायला माफी से हैं कोई आसपास, उस गांव के आसपास से? यदि कोई इटायला माफी जाएंगे, सुरेश जैन साहब, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार एक टीम को इटायला माफी जरूर लेके जाइए। गवर्नमेंट स्कूल है, आप देखते रह जाएंगे कि ये स्कूल कैसा है, और मेरे आने से पहले क्या था, मेरे आने के बाद क्या है। हमने कन्वर्जेंस मॉडल के आधार पे, वहाँ पे एक हेडमास्टर हैं कपिल मलिक, वो बहुत ही लीडरशिप रोल में रहते हैं, उनको हमने PM श्री स्कूल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स जो 16 के 16 थे उनको हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो एजुकेशन है वो ट्रांसफॉर्म करती है व्यक्ति को भी, वो आसपास की सोसाइटी को भी। तो इस पे मैं काम करना हमेशा अपनी प्राथमिकता मानता हूँ। और सेकंड जो है वो हेल्थ है, क्योंकि जितना कमाओगे यदि उतना हेल्थ पे खर्च हो गया तो उसके बाद फिर आपके कमाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए सेकंड हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इस मुश्किल में देश के जो हर माता पिता हैं, प्राइवेट स्कूलों की जब हम बात करते हैं तो मनमानी फीस जैसी चीज़ें सामने आती हैं। मुरादाबाद में आते ही आपने जो पहला ऑपरेशन किया है वो अंजाम दिया कि जो किताबों और फीस और ड्रेस के जो भी नियम हैं, जिस भी स्कूल ने अगर उल्लंघन किया तो वो चला गया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं, जरा वो इस बड़े फैसले को लेकर जरा तालियों से इस फैसले का स्वागत कर दें। देखिए, जो शिक्षा है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में निःशुल्क शिक्षा का प्रचलन था, यानी फ्री एजुकेशन। और जहाँ फीस ली जाती है, मेरा स्पष्ट मानना है कि वो शिक्षा न होकर के वो शिक्षा का व्यवसाय होता है।
इससे लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन दैट इज़ रियलिटी और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो अभी जो भी सिस्टम है हम उसमें रह करके, सरकार ने 2019 में अधिनियम बनाया कि डीएफआरसी का गठन होगा, डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी, और उसके माध्यम से 1 वर्ष में कोई भी विद्यालय सीपीआई और 5% से अधिक अपनी फ़ी नहीं बढ़ा सकता है। जैसे संभल में हम थे तो बहुत से लोगों ने फ़ी बढ़ाई, हमने 33 लोगों पर 1-1 लाख रुपए पेनल्टी डाली। उसके बाद फिर 5-5 लाख की पेनल्टी बनी तो हमने उनको चेतावनी दी, यदि आपने फ़ी कम नहीं की तो हम आपकी 5-5 लाख की पेनल्टी डालेंगे। फिर जो तीसरी हमारी बैठक हुई उसमें हमने कुल 10 स्कूल्स थे, उनको आदेश दिया कि आप जितनी अधिक फीस बढ़ाइए सीपीआई प्लस 5%, ये 7 to 9% ईयरली आप फीस बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आपने फ़ी बढ़ाई है तो आपको अभिभावकों के, पेरेंट्स के खाते में वापस ये पैसा डालना, और ये पैसा ऑनलाइन डलना चाहिए। ये मैं आदेश भी करके आया हूँ और ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। यदि कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो वो उसको अभिभावकों को जो फ़ी है वो वापस देनी ही होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने निजी स्कूलों को बंद कराया। हमने निजी स्कूलों को बंद नहीं कराया, हमने सरकारी स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो आसपास के जितने निजी स्कूल थे, जैसे इटाइला माफी के स्कूल बढ़िया होने के कारण वहाँ पहले 250 बच्चों का एडमिशन था, अभी 550 बच्चों का एडमिशन हुआ, और आसपास जो 3-4 प्राइवेट स्कूल्स थे वो बंद हो गए, क्योंकि उसके पास में भारथल सिरसी एक स्कूल था, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो जब 2 स्कूल अच्छे हुए तो उनके बीच में जितने भी प्राइवेट स्कूल जो कुकुर मुत्तों की तरह बढ़ गए थे, यानी 20, 30, 50 बच्चे थे, और वहाँ पे 10th, 12th या ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ाते थे, तो ऐसे जो बच्चे पढ़ाते थे तो फिर बीएड भी नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं थी, बस वो पढ़ा रहे थे, जैसे तैसे टाइम पास कर रहे थे। तो जब क्वालिटी बढ़ती है तो आसपास की जो क्वालिटी जिनकी कम है वो स्कूल्स अपने आप बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से बंद हुए, क्योंकि निजी स्कूल भी सरकारी स्कूल्स के पूरक हैं, दोनों स्कूल परस्पर पूरक हैं, और पूरक की भूमिका में रहेंगे तब तक हम उनको हमेशा प्रमोट करेंगे। और यदि उन्होंने किसी तरह का भी 9% से या 10% से अधिक फीस बढ़ाने का प्रयास किया तो हम जो नियमानुसार है वो कार्रवाई भी करेंगे। सर, मनमानी फीस और ड्रेस को लेकर जिस तरीके से मुरादाबाद में मुहिम चलाई जा रही है, आपने आते ही एक्शन लिया है, आप तो सीएम योगी से मिलते होंगे, बातचीत होती होगी, क्या ये जो रूल है, ये जो तमाम चीज़ें क्या पूरे यूपी में लागू नहीं हो सकती है? क्या इसको लेकर आप बात करेंगे कि पूरे यूपी में इस तरह की जो व्यवस्था है वो बने, ताकि जो स्कूल है मनमाने ढंग से लोगों से पैसे ना वसूलने पाएँ? प्रत्येक जनपद में डीएफआरसी की मीटिंग भी होती है, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। बस जो बड़ी कार्रवाई होती है वो समाचार पत्र के मुखपृष्ठ पे आ जाती है, और जो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ होती है उनका पता नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जो 75 हमारे ज़िले हैं उन सभी पे जितने भी जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, संभल में तो ज़बरदस्त पीएम श्री स्कूल जो हैं वो खुले हैं, और आलम ये हो गया था जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद हो गए थे। सरकारी स्कूलों को लेकर सर एक माइंडसेट बन चुका है कि माता पिता के दिमाग में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में उनके हिसाब से पढ़ाई अच्छी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल बढ़िया है। अब इस बढ़िया के चक्कर में जो अभिभावक हैं वो महंगी फीस देते हैं, हालत जो है वो खराब होती जा रही है, यानी बद से बदतर होती जा रही है। माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं सर, वो कैसे, उसमें कैसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, जो माइंडसेट ये है ना कि एसी स्कूल होगा, बहुत चकाचक बिल्डिंग होगी, तो उसी में जाके बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा सफल होगा। तो हम तो बिल्कुल गांव में पढ़े थे, हमारा जो स्कूल था वो तो बेचारा बंद भी हो गया, अभी है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है जिस स्कूल में हम पढ़े थे। और हमें जो शिक्षक पढ़ाते थे वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई जैसे आजकल सोशल मीडिया में शिक्षक दिखाते हैं वैसे थे। देखिए, शिक्षा 2 ही लोगों पे निर्भर करती है, एक शिक्षक के ऊपर और दूसरा छात्र के ऊपर। जब दोनों आसपास बैठ जाते हैं वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। अभी तो है ना कि केवल कक्षा में बैठ करके एसी रूम में बैठकर पढ़ना, उससे जैसे कमिश्नर सर ने बताया उस तरह के बच्चे तैयार होते हैं कि वो बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन उनको खेत में लेके चले जाते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता ये मिट्टी कैसी है, कैसा इसको बीज चाहिए, कैसा पानी चाहिए, किस मौसम में क्या फसल होनी चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं। तो शिक्षा दोनों तरह की होनी चाहिए, एक जो क्लासरूम एजुकेशन है और दूसरा
जो आउट ऑफ द क्लास एजुकेशन है, जिसको हम एक्सपोजर विजिट्स कह सकते हैं, या जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है वो सारी, तो एक साथ जब दो चीज़ें मिलेंगी तब जाके एजुकेशन कंप्लीट होगी। तो हमें सबसे पहले एजुकेशन का जो 20/30 के क्लासरूम में पढ़ के जिसको एजुकेशन मानना है, इसको बंद करना पड़ेगा। सर, अभी आप स्कूलों की बात कर रहे थे, एक सवाल तो ये भी है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, तो क्या जो अफसर हैं वो भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे क्या, जो जिन सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं? मेरी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं मुझे स्कूल्स के अंदर, ठीक है, वो होम एजुकेशन लेंगी, ठीक है। मैंने पहले ही तय किया है कि मैं किसी स्कूल में मेरी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा। बड़े वाली बेटी को हमने पढ़ाया था, जो छोटे वाली दोनों बेटियां हैं वो घर पे पढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन मैं चाहता हूं उस तरह की एजुकेशन अभी स्कूल्स के अंदर नहीं हो रही है। बाकी यदि सरकारी स्कूल के टीचर्स की बात करें, उनसे बेस्ट टीचर कहीं नहीं मिलेंगे। कंपटीशन में सफल होकर के वहाँ जाते हैं, पूरी सोसाइटी के सबसे योग्य शिक्षक वहाँ पे हैं, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, उनका थोड़ा सा सम्मान रखें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल बेस्ट स्कूल भी होंगे। और आज जितने भी प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में एडमिशन भी लेंगे। इसलिए हम दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पर और स्कूल के इंफ्रा पर, दोनों पर। ठीक है सर, बच्चों के विकास में एक बड़ा फैक्टर होता है एक्सपोजर का। प्राइवेट स्कूलों में माना जाता है कि वहाँ पर जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलता है सरकारी स्कूलों की तुलना में, अगर हम बात करें तो। अब ये काफ़ी हद तक सर सही भी है, तमाम नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो जाते हैं, हम सभी देखते हैं, उससे भी जो एक नज़रिया है वो बनता है और बढ़ता भी है। क्या सरकारी स्कूल इन चीज़ों पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकारी स्कूलों को भी, कि जो एक्सपोजर है सर वो बढ़ाया जा सके? सरकारी स्कूल में हमारे जैसे मैं क्योंकि अभी मैं आया हूँ, वहाँ की बात करूँगा मैं, संभल की। वहाँ पे हमारे जो बच्चे थे वो IIT दिल्ली गए थे, उसके बाद वो IIT रुड़की गए थे, फिर उसके बाद IIT कानपुर गए थे, और फिर उसके बाद IIT बॉम्बे गए थे रोबोटिक्स के अंदर और AI के अंदर। तो कुल 21 बच्चे गए थे। उसमें से जो 2 बेटियां थी हमारी, वो दोनों पूरे IIT बॉम्बे के अंदर 3rd नंबर पे आई थी, और जब IIT दिल्ली के अंदर थी तो वो 4th नंबर पे आई थी ओवरऑल पूरे भारत के कंपटीशन में। तो ऐसा नहीं है, सरकार बहुत एक्सपोजर विजिट कराती हैं, बस जो प्राइवेट की होती है वो बहुत आपको लगता है कि वहीं सब कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार भी बहुत एक्सपोजर विजिट कराती है। हर साल कस्तूरबा की जो बेटियां हैं, हर कस्तूरबा में 100 बच्चियां पढ़ती हैं हमारी। यहाँ पे कुल 10 कस्तूरबा हैं, 10 कस्तूरबा के अंदर 1000 बेटियां हैं। वो सारे के सारे कम से कम एक बार एक्सपोजर विजिट पे अवश्य जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, स्टेट पे जाते हैं, इंटर स्टेट विजिट पे जाते हैं। तो एक्सपोजर विजिट सभी जगह हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत कुछ बन रहा है। यहाँ हनुमान वाटिका है, यहाँ संविधान पार्क है, इसके साथ साथ यहाँ पे अभी डिफेंस में जो भी बच्चा जाना चाहता है उनके लिए भी अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो वहाँ भी कोई जा सकता है। तो मुरादाबाद में भी बहुत कुछ है, और पड़ोस में संभल है, वहाँ भी बहुत कुछ है, वहाँ भी कोई देखने जाए तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अभी 500 करोड़ से अधिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ के लिए दिया है। 24 कोसीय परिक्रमा बन रही हैं, और कुल 87 तीर्थ तैयार हो रहे हैं। तो दोनों जो है भविष्य में बड़े टूरिज्म के सेंटर बनेंगे, तीर्थाटन के केंद्र बनेंगे। ठीक है सर, संभल में आपका 26 महीने का कार्यकाल रहा, और उस दौरान कई कामों की आपकी जो है देश भर में चर्चा हुई, जिसमें बुलडोज़र की कार्रवाई की भी खूब चर्चा हुई आपके रहते हुए संभल में। मतलब बुलडोज़र को जो है पर्याय बना दिया गया था, और अवैध कब्जे वाली जो ज़मीनें थी उनको छुड़ाने को लेकर। अब अगर मुरादाबाद की सर बात करें, प्राचीन शहर है, कब्जे वाली ज़मीनों की बात करें तो अभी क्या स्थिति है मुरादाबाद में? आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा मैं जी। तालाब किसके लिए होता है? सर आम लोगों के लिए। ठीक है। पानी खलिहान किसके लिए होता है? किसानों के लिए। सड़क किसके लिए होती है? आम लोगों के लिए सर। इस पे कब्जे करेगा तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, बताओ? तो जो सरकारी भूमि है वो आम लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए होती है। उसका कोई यदि दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हमेशा बात करते हैं कि जितने भी कब्जे हैं वो हटाने चाहिए, और उसका पब्लिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक लैंड है, उसका यूज़ पब्लिक करे, न कि कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना मान करके उसका यूज़ करे। हमने 100% जो चीज़ें थी वो लीगल फॉर्म में की। एक धारा 67 होती है
रेवेन्यू कोड की। हमारे यूपी के अंदर रेवेन्यू कोड 2006 है, ठीक है। उसके अनुसार धारा 67 में जो पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करके हमने जितना भी चीज़ें थी वो ध्वस्त कराई। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि ध्वस्त कराया, फिर वहाँ पे पुनर्निर्माण भी कराया। जो तीर्थ हैं वहीं बन रहे हैं, परिक्रमा पथ है वो वहीं बन रहा है। स्कूल्स के लिए जो अलॉट की लैंड, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बताया कि सीएम कंपोजिट स्कूल बनेगा, उसके कितने रुपए का बन रहा है पता? आप सोच सकते हो एक स्कूल कितने का बनेगा? थोड़ा अनुमान से बताइए कितने रुपए का स्कूल होगा वो? 25 करोड़ का एक स्कूल बन रहा है। 2 मुरादाबाद में बन रहे हैं, हर एक, और अगले साल एक और आ जाएगा। उसके लिए लैंड चाहिए 20,000 स्क्वायर मीटर, और सरकार के पास लैंड है लेकिन उसे कब्जा कर रखा है। तो उसे खाली करके हम वहाँ क्या बनवा रहे हैं? हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, आयुर्वेद कॉलेज बन रहा है, ये सब चीज़ें बन रही है। ठीक है सर, एक और सवाल जो मैंने कमिश्नर सर से भी पूछा था कि बढ़ती हुई आबादी यानी पॉपुलेशन बर्डन, इसको पॉपुलेशन डिविडेंड में कैसे बदला जाए, यानी जो बढ़ती हुई आबादी है देश के लिए वो कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है? अपने जो घर पे बच्चा होता है, यदि उसे हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, स्किल्ड नहीं बनाएंगे, तो माता पिता के लिए वो क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। यदि वही बच्चा अच्छे से पढ़ ले तो बच्चा क्या बन जाता है? हमारी जो टॉपर है यूपीएससी की, शक्ति दुबे भी बन जाता है। ये यूपीएससी की फर्स्ट रैंकर है हमारी, ठीक है, और अभी मुरादाबाद में ट्रेनिंग ले रही है। तो आप सोच के देखिए, केवल एक ही काम करना है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। दिस इज द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं। अच्छे से बच्चे को शिक्षित करो, घर में अच्छे संस्कार सिखाइए, और बाद में उसे अच्छे से ट्रेन करके आप जो संसार है उसके रंगमंच में भेज दीजिए। वो ऐसा अभिनय करेगा, ऐसी एक्टिंग करेगा कि सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।